जय हिंद दोस्तों, मैं उदित और आप देख रहे हैं जियो टॉक्स। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, आज बात करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि अफगानिस्तान पिछले लगभग 45 से 50 साल से अनस्टेबल ही चल रहा है। तो आज अफगानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि क्या रीजन है कि अफगानिस्तान कभी पिछले लास्ट 50 सालों में स्टेबल ही नहीं हो पाया। तो हिस्ट्री में जाने से पहले थोड़ा आपको बैकग्राउंड देते हैं अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान जो है वो उसका जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से मिलता है, ईरान से मिलता है और सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उनसे मिलता है। और जो एथनिसिटीज हैं, जो डेमोग्राफी है अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान लगभग 99.99% मुस्लिम कंट्री है। उसमें भी जो 90% है वो सुन्नी मुसलमान है और बाकी 8-9% जो है वो शियाज हैं। और उसमें एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो सबसे बड़ा ग्रुप है पश्तून, जिसे पख्तून या पठान भी कहते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में पठान कहा जाता है उन्हें। तो सबसे बड़ा जो ग्रुप है, एथनिक ग्रुप, वो पश्तून है जो 50% से अबव है। बाकी वहां पर उज्बेक भी हैं और ताजिक भी हैं, ये सब सुन्नी मुसलमान है। और बाकी एक हजारा ग्रुप है, वो शिया मुसलमान है वहां पर। ये चार ग्रुप जो है वो मेजोरिटी में, बाकी थोड़े बहुत वहां टर्कमैन, नूरिस्तानी वगैरह और बेसिकली बहुत छोटे छोटे एथनिक ग्रुप्स हैं। और मोटे मोटे चार एथनिक ग्रुप्स हैं, पश्तून, ताजिक, उज्बेक और हजारा। अब आते हैं इसकी हिस्ट्री पे। जो लास्ट ये पिछले 45-50 साल से जो अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है या अनस्टेबल है, ये क्या रीजंस हैं इसके। तो बेसिकली इसकी शुरुआत होती है 1973 से। 1973 तक अफगानिस्तान में राजा हुआ करता था जो कि किंगडम ऑफ अफगानिस्तान कहलाता था। राजा का नाम था जाहिर शाह। तो तब तक स्टेबल था, सब बढ़िया था, वो राजा था। तो 1973 में राजा का एक कजन भाई था दाऊद खान, उसने कू कर दिया था, तख्ता पलट, जब राजा बाहर गया हुआ था इटली में। तो जब राजा बाहर था उसने पीछे से कू करके पावर कैप्चर कर ली थी। तो वो फिर बन गया था प्रेसिडेंट। उसने फिर किंगडम खत्म करके अफगानिस्तान का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान बना दिया था, कि एक रिपब्लिक बना दिया था। किंगडम को एबॉलिश कर दिया था अफगानिस्तान से, और मोनार्की खत्म करके एक प्रेसिडेंट जैसे टाइप का होता है, जैसे नॉर्मल रिपब्लिकन कंट्रीज में होता है, रिपब्लिक कंट्रीज में, वैसे कर दिया था। अब जो दाऊद खान था वो था नेशनलिस्ट आदमी, और उसकी और पाकिस्तान की नहीं बनती थी। वो इंडिया सेंट्रिक और सोवियत यूनियन सेंट्रिक था उस समय। जैसा आपको पता है कि 70s में रशिया नहीं हुआ करता था, सोवियत यूनियन हुआ करता था। और उस समय तक अफगानिस्तान का बॉर्डर सोवियत यूनियन से मिलता था। प्रेजेंट टाइम में उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान वगैरह से मिलता है, पर उस समय तो वो सब सेंट्रल एशियन जितने भी पांचों जो कंट्रीज थी वो सारी सोवियत यूनियन में आती थी। तो उस समय अफगानिस्तान का बॉर्डर सोवियत यूनियन, ईरान भी उस समय पर्शिया हुआ करता था, और पाकिस्तान इनसे मिलता था। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, उसके वो जो बॉर्डर को लाइन है बीच में, उसे कहते हैं ड्यूरेंट लाइन। अब 1 मिनट इसकी हिस्ट्री में जाते हैं ड्यूरेंट लाइन की। ड्यूरेंट लाइन बेसिकली 1893 में खींची गई थी मॉर्टिमर ड्यूरेंट नाम के एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल से। उस समय तो पाकिस्तान होता नहीं था, तो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था और किंगडम ऑफ अफगानिस्तान हुआ करता था। तो उस समय उन्होंने अफगानिस्तान के राजा के साथ बैठकर कॉम्प्रोमाइज करके कि ये डीमार्केट करने के लिए कर दिया था, क्योंकि उस समय एक 19th सेंचुरी में कभी पढ़िएगा, द ग्रेट गेम जिसे कहते हैं, वो ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में चल रहा था। तो उस समय अफगानिस्तान को एक फ्रंटियर स्टेट बनाने के लिए रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में, क्योंकि उस समय तो पूरा इंडिया सब कॉन्टिनेंट सारा ब्रिटिश एम्पायर ही हुआ करता था, और अफगानिस्तान के बाद जो सारा था वो सारा रशियन एम्पायर हुआ करता था। तो उस समय ये ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी। तो अब ड्यूरेंट लाइन का ये एक जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल जो रॉन्ग हुआ है, वो ये हुआ है कि ड्यूरेंट लाइन ने पश्तूनों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों बॉर्डरों के बीच में बांट दिया। तो ये हमेशा से ग्रीवेंस अफगानिस्तान की रही है पाकिस्तान के प्रति, कि इन्होंने हमारी ट्राइब्स को, कि भाई चाचा मामा ताऊ के लड़के इधर उधर बॉर्डर के दो देशों के बीच में बट गए। तो जो ड्यूरेंट लाइन काटी, तो उसमें जो पठानों का, पश्तूनों का इलाका है वो आधा पाकिस्तान में चला गया, मतलब उस समय ब्रिटिश इंडिया में, अब पाकिस्तान में, और आधा अफगानिस्तान में। तो जो जब पाकिस्तान बना था, आजादी मिली थी, इंडिया का बंटवारा हुआ था, तो उस समय से पाकिस्तान ट्राई कर रहा है कि अफगानिस्तान को ये प्रेशर कर रहा है और कह रहा है कि आप ये जो हमारा बॉर्डर है अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का, इसको ऑफिशियली इंटरनेशनल बॉर्डर रिकॉग्नाइज करिए। पर अफगानिस्तान में आज तक किसी ने, जब से पाकिस्तान बना है 47 से लेकर 2024 हो गया आज तक किसी अफगान गवर्नमेंट ने, वहां इतनी अफगान गवर्नमेंट बदल गई, राजशाही आ गई, उसका कम्युनिस्ट आ गए, फिर मुजाहिदीन आ गए, फिर तालिबान आ गए, फिर दोबारा अब ये अमेरिकन बैक्ड गवर्नमेंट आ गई, किसी ने आज तक ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करा। वो ये कहते हैं कि हमारा बॉर्डर मिलता ही नहीं है
पाकिस्तान के साथ, ये हमारा, हम इस बॉर्डर को नहीं मानते। उनका ये कहना, अफगानिस्तान में बहुत फेमस कहावत है कि अटक से कटक तक है हिंदुस्तान, नीचे है बलोचिस्तान और इस तरफ अफगानिस्तान, कहां से आया पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, वो बेसिकली ये कहते हैं कि हमारा तो बॉर्डर भाई इंडिया से मिलता था, इतने 100 सालों से मिल रहा है, कई 100 सालों से, आपने नया देश बना दिया और यहाँ हमारे एक तो लोगों को आधे अपने देश में लेके बांट दिया, और पश्तून जो पाकिस्तान में रह गए उन्हें वो वहां माइनॉरिटी रह गए, जबकि अफगानिस्तान में पश्तून मेजोरिटी कम्युनिटी है। खैर एनीवे, तो जब प्रेसिडेंट दाऊद खान जो आया था वो एक स्टॉन्च जिसे कहते हैं नेशनलिस्ट आदमी था, वो पश्तूनिस्तान की बात करता था। अब पश्तूनिस्तान जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली, आपने नाम सुना होगा खान अब्दुल गफार खान, जो फ्रंटियर गांधी भी कहते थे, हमारे गांधी जी के सहयात्री, उन्होंने उस समय नाम दिया गया था पश्तूनिस्तान का, जब बंटवारे के टाइम पे, कि हमें ना, अगर इंडिया में नहीं मिलने दे रहे हो तो हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिलना, हमारे एक अलग देश बना दो पठानों का, पश्तूनिस्तान नाम से। खैर एनीवे, तो वो दाऊद खान जो था, जो पाकिस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ सेपरेटिस्ट थे जो पश्तूनिस्तान की बात करते थे, तो प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान उन्हें सपोर्ट करता था, और इवन बलोच सेपरेटिस्ट जो बलोचिस्तान की आजादी की बात करते थे उन्हें भी सपोर्ट करता था। उस समय पाकिस्तान का जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट था जुल्फिकार अली भुट्टो, तो जुल्फिकार अली भुट्टो और दाऊद खान की बिल्कुल ऐसी थी कि आपस में बनती नहीं थी बिल्कुल भी, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करनी स्टार्ट उन्होंने 1973 से ही कर दी थी। ये लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो मुजाहिदीन खड़े हुए और वो सोवियत इन्वेजन जब 1979 में हुई उसके बाद ये सब हुआ है और पाकिस्तान ने उनकी बैकिंग करी है, पर बेसिकली पाकिस्तान ने जिहादी संगठनों को और इस टाइप के मुजाहिदीन को 1973 से ही स्टार्ट कर दिया था खड़ा करना। उस समय काबुल यूनिवर्सिटी में उन्होंने ढूंढ के लड़कों को, जो उनकी फॉलोइंग थी, स्टूडेंट लीडर वगैरह, उन्हें सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ लड़िए, प्रेसिडेंट दाऊद की। और इधर अफगानिस्तान का जो प्रेसिडेंट था दाऊद, वो पाकिस्तान में इन सेपरेटिस्ट को, जो बलोच और पश्तून सेपरेटिस्ट थे, इन्हें पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ सपोर्ट करता था कि आप अपनी आजादी मांगिए। तो ये काम सारा 1973 में ही स्टार्ट हो गया था। खैर आज का टॉपिक हमारा अफगानिस्तान का है। उसके बाद 1978 में जैसे कहते हैं कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान का उस समय बॉर्डर सोवियत यूनियन से मिलता था। जैसे आपको पता, सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पावर थी, तो उसका काफी जो कहते हैं वो पढ़ने वगैरह, वहां पर नेता वगैरह जितने भी थे पॉलिटिशियंस अफगानिस्तान के, वो पढ़ने भी जाया करते थे सोवियत रूस में, और इन्फ्लुएंस रहता था काफी सारा राजनीति वगैरह में, थोड़ा ना जैसे कहते हैं सोवियत इन्फ्लुएंस रहता था कि पड़ोस में उस समय तो बॉर्डर मिलता था। तो सोवियत रेवोल्यूशन हुआ, एक मतलब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ सॉरी, अफगानिस्तान के अंदर। तो उसमें फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान पावर में आई, उन्होंने प्रेसिडेंट दाऊद का तख्ता पलट करके उसे भी बाहर निकाल दिया। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी अफगानिस्तान में, उसके दो फैक्शंस थे, खल्क और परचम। तो उनके भी आपस में लड़ाई चलती रहती थी। कम्युनिस्टों के अंदर भी दोनों जो क्या बोलते हैं अलग अलग फैक्शंस थे, खल्क और परचम वाले। तो पहले क्या हुआ कि अब दोनों ने कहा कि सोवियत यूनियन से कि भाई अब तो हम आपकी कम्युनिस्ट स्टेट बनाएंगे, इसे हमने तख्ता पलट कर ही दिया, तो हमें आप सपोर्ट करिए। तो उस समय फिर सोवियत यूनियन ने देखा कि यार कौन ज्यादा बढ़िया है, तो पहले उन्होंने खल्क फैक्शन के नूर मोहम्मद तराकी को प्रेसिडेंट बनाया। वो रहा लगभग कुछ 1 साल करीब रहा, 1 साल भी पूरा नहीं रहा, कुछ 10-11 महीने करीब रहा। पर उसकी जो पॉलिसीज वगैरह थी उन्हें असल, क्योंकि वो ब्रूटल था एकदम, क्योंकि जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ तो वहां पर लोग थोड़े बहुत प्रोटेस्ट वगैरह होने स्टार्ट हो गए यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में कि भाई हमारा तो इस्लामिक देश है, इतने कई सौ सालों से इस्लामिक देश है, आप यहाँ पर कम्युनिस्ट जो नास्तिकता लेकर आ रहे हैं, हम इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे। तो उसने ब्रूटल क्रैकडाउन करा। तो सोवियत यूनियन को लगा कि यार ऐसे तो इसका सपोर्ट चला जाएगा पब्लिक से, तो फिर उन्होंने दूसरा एक मोहम्मद अमीन नाम का था, उसे बनाया प्रेसिडेंट। मतलब वो बेसिकली पपेट प्रेसिडेंट थे जो सोवियत यूनियन के कहने पे चलते थे, मॉस्को से कंट्रोल हुआ करते थे। अब अमीन के बाद वो रहा कुछ समय। अच्छा, अब ये जो खल्क और परचम फैक्शंस के बीच में भी जो लड़ाई चलती रहती थी आपस में, तो वो एक दूसरे के खिलाफ ना, जब पॉलिटिशियंस वगैरह गेम खेलते हैं आर्मी में, देखते थे कि अपने आर्मी में भी फैक्शंस बांट रखे थे दोनों पार्टीज ने कम्युनिस्टों के अंदर। तो कुछ समय बाद फिर वो जो परचम वाला है उसने ये खल्क वाले के फैक्शन के खिलाफ तख्ता पलट करके अमीन को मार के पावर में आ गया। उसका नाम था बबराक करमाल। अब जब बबराक करमाल पावर में आया तो इस समय जो ये प्रोटेस्ट और रेवोल्यूशन वगैरह जो हो रहे थे कॉलेजेस में वगैरह में, ये काफी बढ़ने लगे, लोगों ने हथियार उठा लिए। अब अफगानिस्तान की हिस्ट्री कोई भी जानता है तो आपको जैसे मैं बता दूं कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है कि जहां पर बंदूक, इसे कहते हैं कि ये हमारा ईमान है कि हर घर में बंदूक मिलेगी आपको, हर पठान के घर में बंदूक मिलेगी।
ठीक है ना, वहां का ऐसा कल्चर था। उनके यहाँ बंदूकों की कोई बड़ी बात नहीं है, हर घर में कनस्तरों में भर के बंदूकें मिलेंगी। वो आज से नहीं, वो कई सौ सालों से बंदूकें रखने का कल्चर है वहां। वहां कोई आर्म्स एक्ट नहीं है हमारी तरह, या अमेरिका या यूरोपियन कंट्री की तरह की आपके घर में बंदूक मिलेगी तो उठा के जेल में डाल देंगे। हर घर में बंदूक रहती है वहां। तो ऐसे करके ये पिछले 78 से 79 इस एक साल के बीच में काफी जगह पर ना उन्होंने हमले करने चालू करे, और जो पाकिस्तान बैक्ड थे, जो 73 से ही थे, उन्हें भी पाकिस्तान ने और सपोर्ट देना स्टार्ट करा। अब ऐसा हुआ कि जब उन्हें लगा सोवियत यूनियन को, कई यार इनके हाथ से अभी बहुत कमजोर गवर्नमेंट है, अभी अभी नई नई आई है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन करके, तो इनके हाथ से कहीं पावर ना छूट जाए। और अगर पावर छूट गई तो अफगानिस्तान कहीं फिर पाकिस्तान के उसमें आ जाएगा, तरफ आ जाएगा, कहीं इस्लामी ज्यादा जिसे कहते हैं कट्टरवादी इस्लामियों के हाथ में। तो सोवियत यूनियन ने 25 दिसंबर 1979 क्रिसमस डे के दिन इन्वेड करा अफगानिस्तान। बेसिकली उनका कहना था और कि हम अफगानिस्तान की सरकार की मदद के लिए आए, और अफगानिस्तान में उस समय जो अपना बबरा करमाल जो प्रेसिडेंट था, उसने इनविटेशन देके बुलाया था कि आइए आप हमारी मदद करिए। अब जैसे ये हुआ सोवियत इन्वेजन, तो उस समय फिर अमेरिका का ध्यान गया यहां पर। अमेरिका ने कहा कि भाई सोवियत यूनियन तो एक्सपैंड होते होते आ रहा है, अब इंडिया ऑलरेडी सोवियत यूनियन रशिया से हमारी हमेशा दोस्ती रही है, तो हम ऑलरेडी उनके दोस्त थे। तो अमेरिका को डर था कि यार ये एक्सपैंड करते करते ईस्टर्न यूरोप से आते आते पूरा एशिया, सेंट्रल एशिया घेरते घेरते अब ये साउथ एशिया में आ गए। अगर अफगानिस्तान पे इनका कब्जा हो गया और एक कम्युनिस्ट सरकार बन गई या कम्युनिस्ट स्टेट घोषित हो गया अफगानिस्तान, जो कि ऑलरेडी बबरा करमाल ने कर दिया था, तो अमेरिकन को लगा कि यार अगर ऐसा हो गया तो सोवियत का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ेगा। और उस समय तो वैसे ही अमेरिका और सोवियत दो ही सुपर पावर थे दुनिया में, एक दूसरे को काटने के लिए और एक दूसरे से पावर कम करवाने के लिए और अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए लड़ते रहते थे। हर चीज में न्यूक्लियर आर्म्स में रेस थी, स्पेस में रेस थी, हथियारों में रेस थी। तो अमेरिका ने कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। अब अमेरिका को चाहिए थी एक फ्रंट लाइन स्टेट कि यार क्या किया जाए। तो अमेरिका की जो CIA है उसने कांटेक्ट करा पाकिस्तान को, ISI को। पाकिस्तान जैसे आपको पता है ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है इंटेलिजेंस की, उन्होंने कहा कि भाई अब क्या करें। तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई हमारा तो ऑलरेडी कांटेक्ट है कई सारे अलग अलग ग्रुप्स में जो अफगानिस्तान में इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा, जब सोवियत इन्वेजन हुई तो बहुत सारे जो अफगानिस्तान के लोग थे वो रिफ्यूजी बन के आके पाकिस्तान में आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि फिर जब लड़ाई चलती है तो फिर अब इनके पास जो मुजाहिदीन जो खड़े कर रखे थे, इनके पास तो नॉर्मल बंदूकें वगैरह थी, अब वो तो गनशिप हेलीकॉप्टर वगैरह लेकर आ रहे थे सोवियत फौज, और अफगानिस्तान जो उनकी फौज थी अफगान की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की थी। तो ऐसे लड़ाई स्टार्ट हुई, फिर हुआ जिहाद डिक्लेयर। अब जब हुआ जिहाद डिक्लेयर तो फिर जिहाद की जब कॉल दी जाती है तो जैसे आपको पता है कि फिर तो दुनिया भर से हर कोई जाके जिहाद लड़ना चाहता हो। तो अफगानिस्तान में जिहाद डिक्लेयर हुआ तो भाई दुनिया भर से अरब फाइटर्स, अरब कंट्रीज से अलग अलग आना स्टार्ट हो गए अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। और जो ये मुजाहिदीन थे, बेसिकली इनका जो ट्रेनिंग का कैंप बनाया गया वो बनाया गया पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जो ट्राइबल एरियाज होते हैं जिन्हें फाटा कहते हैं, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज, वहां पर इनके कैंप बनाए गए खैबर पख्तूनख्वा में और फाटा में। अब फाटा में जब इनके कैंप बनाए गए मुजाहिदीनों के, वहां पर रिफ्यूजी कैंप्स, जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है वहां पर सारे रिफ्यूजी कैंप्स थे, और जो बिल्कुल आगे फाटा का इलाका है, बॉर्डर मिलता है जिसका अफगानिस्तान से, वहां पर मुजाहिदीन की ट्रेनिंग के लिए कैंप बना गए CIA की फंडिंग से, और CIA ने हथियारों की सप्लाई करनी स्टार्ट करी। और पाकिस्तान ने यह कहना था कि भाई ट्रेनिंग हम करेंगे, ट्रेनिंग हम देंगे इनको मुजाहिदीनों को, आप हमें हथियार दीजिए, पैसा दीजिए। और जब जिहाद डिक्लेयर हुआ तो फिर गल्फ स्टेट से अलग अलग स्टेट से पैसे आने चालू हुए। गल्फ के जो इंडिविजुअल लोगों ने भी पैसा देना चालू करा, और जो गवर्नमेंट्स थी गल्फ स्टेट्स की, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, बहरीन, ओमान वगैरह, यहां से भी पैसा आना स्टार्ट हुआ, जो जितनी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, कि भाई जब जिहाद डिक्लेयर हो गया तो हमें लड़ना। और बेसिकली वो था कि जिहाद की कॉल ये थी कि भाई एक नास्तिक, गॉडलेस एक एनिमी ने आके एक मुस्लिम लैंड को इन्वेड करा है, तो अब मुसलमानों को लड़ना पड़ेगा और इन्हें खदेड़ के बाहर निकालना पड़ेगा। अब ऐसे करके फिर पाकिस्तान ने इन सबके जो मुजाहिदीन थे, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप थे अलग अलग इलाकों में जो लड़ना स्टार्ट हुए थे, जो एक उसके खिलाफ खड़े हो गए थे सोवियत यूनियन के। अब इनको फिर उन्होंने ऑर्गेनाइज करा, तो उन्होंने एक 7 पार्टी अलग अलग बनाई, पॉलिटिकल पार्टी, जिनका ऑफिस इन्होंने पेशावर में रखा जो पाकिस्तान में है। वहां पर उनकी सारी फंड रेजिंग वगैरह होती थी, उनके पॉलिटिकल लीडर सारे पेशावर में बैठते थे, और बाकी लड़ाई वो पहले ट्रेनिंग करते थे फाटा में पाकिस्तान में, और फिर वो बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान में जाके हमले करा करते थे। और इन सब मुजाहिदीनों की जो ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान की आर्मी ISI करती थी, फंडिंग इनकी सारी अमेरिका करता था, और सऊदी अरेबिया, ये सबसे बड़े थे, मतलब अमेरिका और सऊदी अरेबिया की बराबर फंडिंग रहती थी कि अगर $20 मिलियन अमेरिका दे रहा था, $20 मिलियन सऊदी अरेबिया भी दे रहा है। और फिर इंडिविजुअल डोनर से आते थे, वो अपनी मनपसंद की जो पार्टी थी इन 7 में से, इन्हें 7 पार्टी वालों को कहते थे पेशावर 7।
तो इनमें जो मनपसंद पार्टी जिसकी जो होती है वो उसको अपने हिसाब से फंडिंग दिया करते थे, हथियार अपने हिसाब से दिया करते थे। आईएसआई कंट्रोल करती थी कि भाई कौन सी पार्टी के कमांडर्स जो ज्यादा बढ़िया लड़ाई कर रहे हैं अफगानिस्तान में, हम ज्यादा हथियार उन्हें देंगे, ज्यादा पैसे उन्हें देंगे। और फंड रेजिंग ये लोग सऊदी अरेबिया की मस्जिदों में जब ये हज वगैरह पे जाते थे मक्का मदीना में, वहां पर फंड रेजिंग होने लगी। अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज में फंड रेजिंग होने चालू हो गई मस्जिदों में कि भाई अफगानिस्तान में जिहाद चल रहा है, उसके लिए पैसे दो। तो ये जो वर्ल्ड वाइड एक ग्लोबल जिसे कहते हैं मॉस्कों का कनेक्शन होता है, मस्जिदों का कनेक्शन होता है, या जिसे कहते हैं कि आपस में जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं इमाम्स के और मुस्लिम उलेमा वगैरह के, उसके थ्रू फंडिंग होनी स्टार्ट हुई। पर मोटी मोटी फंडिंग मेन जो थी वो अमेरिका और सऊदी अरेबिया कर रहे थे, बाकी इंडिविजुअल जो अपनी मर्जी से देते थे, और थोड़ा बहुत और सरकारों से भी मदद आ रही थी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 7 मुजाहिदीन ग्रुप्स थे, ये सुन्नी मुजाहिदीन ग्रुप्स थे, पेशावर 7 वाले। इनमें थे मेन जो 7 थे, उनमें से 4 मेन इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, बाकी 3 जो इतने बड़े खास है नहीं। और बाकी एक ग्रुप जो था हिज़्ब वहादत, वो शियाओं का था, जो ईरान बैक करता था, जैसे जो हजारा ग्रुप्स का था। बेसिकली इस्माइल खान था उसका एक बड़ा मतलब फेमस कमांडर, जिसने सबसे पहले बगावत कर दी। बेसिकली वो अफगान आर्मी का ही था, पर उसने बगावत कर दी जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड करा था। तो तब से फिर वो मुजाहिदीन बन गया था। तो वो शिया हजारा था, तो उसको फिर ईरान से बैकिंग आती थी क्योंकि वो शिया थे, और बाकी सुन्नी कंट्रीज की सारी ये पेशावर 7 वालों को आती थी। अब इनमें जो 4 सबसे बड़े ग्रुप थे वो थे हिज़्ब इस्लामी, एक गुलबुद्दीन हिकमतयार का, मतलब जिसे कहते हैं इनफेमस कमांडर था वो अफगानिस्तान का। मतलब आप पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाएंगे सबको उसका नाम पता होगा, गुलबुद्दीन हिकमतयार। दूसरी थी एक हिज़्ब इस्लामी यूनुस खालिस की। उसके बारे में आपको एक और डिटेल बता दें कि ये जो पार्टी है हिज़्ब इस्लामी खालिस, इसी के अंडर उस समय मुल्ला उमर और जलालुद्दीन हक्कानी, जो बाद में तालिबान के लीडर हैं, वो इस पार्टी में थे। इसके बाद तीसरी पार्टी जो थी वो थी जमात इस्लामी अफगानिस्तान, जो कि बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद की थी। अहमद शाह मसूद भी एक बहुत फेमस कमांडर है, इसे लायन ऑफ पंजशीर कहते हैं, क्योंकि पंजशीर वैली में वो लड़ता था। तो पंजशीर एक जगह है अफगानिस्तान में, तो वो एक बहुत फेमस कमांडर है। आपको अभी भी जाएंगे तो जगह जगह पे उसकी तस्वीरें वगैरह मिल जाएंगी, इवन ताजिकिस्तान में, क्योंकि वो एथनिकली ताजिक था। जो बेसिकली मुजाहिदीन ग्रुप्स थे वो ज्यादातर ना पश्तून थे मेजोरिटी में, पर उज़्बेक भी थे, ताजिक भी थे, हजारा भी थे, पर मैक्सिमम जिसे कहते हैं 70 से 80% जो मुजाहिदीन वगैरह थे वो सारे पश्तून थे, पठान थे। और चौथा ग्रुप था अब्दुल रसूल सयाफ का, ठीक है। ये 4 ही इंपॉर्टेंट जो मेन ग्रुप्स थे, इन्हें ही सबसे ज्यादा फंडिंग आती थी, और यही चारों जो लीडर्स कमांडर्स थे इन्हीं ग्रुप्स के, यही लोग फेमस थे। बाकी तो बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स और भी थे, पर ऐसा नहीं था कि उन्होंने छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ी, पर मेन बड़ी लड़ाई है इन 4 ग्रुप्स ने लड़ी, जमात इस्लामी, हिज़्ब इस्लामी और रसूल सयाफ वाले ग्रुप ने। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई 79 में से, ये 10 साल चली 79 से 89 तक। अब इसमें क्या हुआ, ये लोग मुजाहिदीन जो थे ये गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे, पहाड़ों से छुप के हमला करा, कोई कॉन्वॉय जा रहा है वहां आईईडी लगा दी, रोड उड़ा दी सोवियत के, फिर एकदम से टूट पड़े, 4 जगहों से कैप्चर कर लिए उनके हथियार। बाकी फंडिंग वगैरह तो मैं आपको जैसे बता ही रहा हूं। अब इसमें जो थे उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि जो उस समय सीआईए और आईएसआई क्या एक दूसरे के खिलाफ गेम खेलती थी, आईएसआई ने कि कितने पैसे खाए। और एक बात आपको ये बता दूं कि इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट बात कि पाकिस्तानी फौज ने कितने तगड़े नोट छापे हैं इसमें। हालांकि वो ये दुनिया में दावा करते हैं कि देखो हमने मुजाहिदीनों की मदद करी, हमने अफगान जिहाद में मदद करी, हमने इतनी बड़ी सुपर पावर को हराने में मदद करी, अमेरिका की मदद से हमने मुजाहिदीनों को जितवाया अफगानिस्तान में। कोई ये नहीं बताता कि अफगानिस्तान की फौज ने उस समय कितने नोट छापे हैं। भाई रिफ्यूजीज लाखों में आ रहे हैं, कोई लगभग 25 से 30 लाख रिफ्यूजी अफगानिस्तान में, क्योंकि लड़ाई चल रही थी, हर देश के अलग अलग कोनों में लड़ाई चल रही थी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 7 अलग अलग ग्रुप्स थे, इन सब ग्रुप्स के अलग अलग एरियाज पे कंट्रोल थे, तो ये वहां पर लड़ाइयां करते थे अलग अलग जगह, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अफगानिस्तान की और सोवियत यूनियन की जो फौज थी सोवियत आर्मी के साथ। तो ऑब्वियसली बात है, जब देश में सिविल वॉर और लड़ाई जैसी सिचुएशन हो जाती है तो लोग रिफ्यूजी जो वहां भाई दिख रहा है, बमबारी चल रही है, गोलाबारी हो रही है, आए दिन लड़ाइयां चल रही हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो लोग आते थे। अब अफगानिस्तान की ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो पश्तूनों की है, तो उन्होंने कहा यार बॉर्डर पार जो पाकिस्तान में भी हमारे पश्तून भाई हैं, हमारी ट्राइब के लोग हैं, हमारी क्लैन के लोग हैं, प्लस भाषा भी सेम है, तो हम यहाँ पर जाके शरण ले लेते हैं। जो शिया थे अफगानिस्तान के वो ईरान चले गए, और जो बाकी पश्तून सुन्नी वगैरह थे वो इधर आ गए, क्योंकि उधर तो परली तरफ तो आप जा नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय तो सारा जो था वो सोवियत यूनियन था, उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान वगैरह तो कोई देश आजाद थे ही नहीं, तो सब सोवियत यूनियन के अंडर आते थे। तो ऑप्शन क्या था, तो ईरान या पाकिस्तान, इन दोनों से ही बॉर्डर मिलता था। चाइना से मिलता था, पर चाइना भी नहीं जा सकते थे क्योंकि चाइना खुद कम्युनिस्ट स्टेट था। तो पाकिस्तान में रिफ्यूजी आए, अब 30 लाख रिफ्यूजीज आए, तो भाई
पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन से कहा कि आप हमें फंडिंग करिए, मदद करिए या इनके खाने वगैरह का, तो इन्हें पैसे आते थे भयंकर तरीके से यूनाइटेड नेशन से, प्लस अमेरिका देता था, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन भेजता था जो ग्राउंड पे वहां काम करती थी रिफ्यूजी कैंप्स में, प्लस जो गल्फ से या मिडिल ईस्ट से जो बड़े बड़े पैसे वाले जो रिच बिजनेसमैन जो मुस्लिम थे वो भी ज़कात वगैरह दिया करते थे कि भाई रिफ्यूजीज को खाना पानी सब फैसिलिटी मिले, टेंट वगैरह में रहने के लिए, रिफ्यूजी कैंप्स में बढ़िया रहे। तो वहां पर इन्होंने, पाकिस्तान की फौज ने उस समय, जैसा जो डिक्टेटर था मार्शल लॉ लगा हुआ था पाकिस्तान में, तो जिया-उल-हक था, तो आर्मी का कंट्रोल था पूरा देश में, तो जिया-उल-हक ने और उसके जो कमांडर्स थे, जितने कोर कमांडर, आईएसआई कमांडर वगैरह, सबने खूब दबा के हेराफेरी करी, पैसे खाई। अब अमेरिका ने दिए तुम्हें पैसे $50 मिलियन की, भेज देना। अब उन्हें क्या पता हो, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो होने नहीं देते थे किसी और का मुजाहिदीनों से। अमेरिका ने तो पैसे पकड़ा है, हथियार पकड़ा है, उसका बीच में जो बिचौलिया मीडिएटर था वो तो पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान उन्हें अब कितने दे रहा, 50 में 10 गायब करके अपनी जेब में रखे, बाकी 40 आगे भेज दिए। फिर जो यूएन वाले पैसे देते थे उसमें भी ये पैसे खाते थे, तो इन्होंने बहुत मोटा पैसा खाया है। ये इन्होंने कोई एहसान नहीं करा कि अफगानों को हमने जगह दी, हमने अपने देश में शरण दी। पहली बात तो तुम्हारे लगाई हुई आग के चक्कर में ही वहां कलेश हुआ। अगर तुम ये स्टार्टिंग से ट्रेन ही नहीं करते तो एक कलेश इतना आगे बढ़ता ही नहीं। पहली बात तो तुमने आग लगवाई उस देश में। दूसरी बात, फिर जब वो रिफ्यूजी तुम्हारे देश में है तो फिर तुम एहसान भी जाते हो कि हमने बैठा के खिलाया। कोई ये नहीं पता था कि तुमने पैसा कितना कमाया उनको खिलाने से। और फिर उन्हीं रिफ्यूजी कैंपों से 12-12, 14 साल के बच्चों को उठा के उन्हें मदरसे लाइन से पूरे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, आप भाई सब ऊपर से लेके चित्राल से लेके नीचे कोयटा तक लाइन से मदरसे खोले। देवबंदी मदरसे, वहाबी मदरसे, जो बिल्कुल एक रेडिकल इस्लामिक मदरसे खोले। उनमें उन रिफ्यूजी बच्चों को, जो अफगान बेचारे आके रह रहे हैं, वो गरीब लोग जो वहां से भाग के आए हैं, 12-12, 14 साल के बच्चों को जिहाद पढ़ाना सिखाया मस्जिदों में। और फिर उनको ट्रेनिंग देकर भेजते थे लड़ने के लिए 14-14 साल के, 16-16 साल के बच्चों को। तो इनका कोई, जिसे कहते हैं ना कि अपने गिरेबान में झांक के बात करो, इनका कोई वो ईमान धर्म कोई साफ नहीं है कि वाकई में इन्होंने बड़ा, कहते हैं ना कि जिहाद की लड़ाई करी। इन्होंने कोई अपना तो बंदा लड़ने के लिए, मरने के लिए भेजा नहीं। भेजे तो कोई पाकिस्तान से कोई पंजाबी या सिंधी तो गया नहीं लड़ने अफगानिस्तान में जिहाद, गए तो सारे पठान ही गए, चाहे वो पाकिस्तान के हो चाहे वो अफगानिस्तान के हो। और सारे अफगान रिफ्यूजीज को इन्होंने भेजा अफगानिस्तान में कि भाई तुम जाओ, लड़ो, मरो। अब आते हैं कि इसकी जो लड़ाई के बारे में, 10 साल ये लड़ाई चली। अब उसमें जो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये 4 ग्रुप से थे, इनमें से सबसे फेवरेट जो था ना वो गुलबुद्दीन हेकमतयार था, कमांडर जो हिज़्ब इस्लामी वाला था, जो पाकिस्तान के आईएसआई का फेवरेट था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रेडिकल था। वो एकदम कट्टरवादी था, मतलब वो इतना कट्टरवादी था कि उसे, इन मुजाहिदीनों को जब अमेरिका ने जब फंडिंग वगैरह दी, तो अमेरिका ने भी अपने देश के अंदर एक प्रोपोगेंडा चलाया ना। प्रोपोगेंडा क्या चलाया कि भाई टैक्स पेयर को पता लगेगा हम आपका पैसा इतना हर साल मिलियंस में भेज रहे हैं, डॉलर्स में, तो क्यों भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं, मुजाहिदीन हैं, ये तो अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अमेरिका की मीडिया पूरा फुल कवरेज वगैरह दे रही है कि अरे देखिए आज मुजाहिदीन ने यहाँ हमला करके सोवियत यूनियन के कब्जे से या अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के कब्जे से ये शहर छुड़वा लिया, आज यहाँ अटैक करा, आज इतने ये करा। तो रोनाल्ड रीगन उस समय प्रेसिडेंट था, इन्होंने बुलाया, व्हाइट हाउस में बुलाया था मुजाहिदीनों को। यूनुस खालिस, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसके बाद में, जिसके उस समय कमांडर ये मुल्ला उमर और जलालुद्दीन हक्कानी वगैरह थे, ये व्हाइट हाउस में जाके मिलकर आए हैं। फोटो आप गूगल करके देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट रीगन के साथ बैठे हुए मुजाहिदीन कमांडर सारे और व्हाइट हाउस के अंदर। तो उस समय गुलबुद्दीन हेकमतयार को भी बुलाया था, वो गया नहीं था, कहता मैं काफिर से नहीं मिलता। उसने ये बोलते था, तो मतलब वो इतना कट्टर था, उसने क्लियर बोल दिया कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है तो मैं क्या करूं भाई, ये वो तो काफिर है, मैं नहीं मिलूंगा, मैं नॉन मुस्लिम से नहीं मिलता। तो वो इतना कट्टर था और वही सबसे ज्यादा फेवरेट था पाकिस्तान की आईएसआई का। अब आईएसआई का इसमें पूरा का पूरा हाथ था, क्योंकि आईएसआई वाले कई बार इन मुजाहिदीन ग्रुप्स के साथ अफगानिस्तान के अंदर भी क्रॉस ओवर करके पाकिस्तान से जाते थे मिलिटरी एडवाइस देने के लिए, ट्रेनिंग वगैरह तो यहीं पर होती थी। पर जब वो कोई बड़ा, जिसे कहते हैं ऑफेंसिव करने वाले होते थे, तो ये लोग साथ में भी जाते थे अफगानिस्तान में। फोटोज हैं बकायदा। और ये मैं अपने मर्जी से नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की फौज अफगानिस्तान में इन्वॉल्व थी। आप पढ़ लीजिए किताब, बियर ट्रैप नाम की किताब है, उसमें खुद जो आईएसआई का उस समय 3रे नंबर का सबसे पावरफुल आदमी था, जो पूरे अफगान ऑपरेशन ब्यूरो का हेड था, वो खुद कह रहा है कि हाँ भैया मैं इतनी बार अफगानिस्तान में गया। उसने फोटो लगाई है अपनी, वहां पर खड़े हुए अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीनों के साथ, कमांडर्स अलग अलग के साथ। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से ये बात बोल रहा हूँ, ये सबको पता है कि पाकिस्तान की फौज अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर जाके एडवाइस करती थी मुजाहिदीनों को बड़े ऑफेंसिव में के टाइम पे और अटैक करने के लिए कि आप यहां पर अटैक करो। अब ऐसे ही 10 साल लड़ाई चलती रही। अच्छा, सोवियत यूनियन का उस समय क्या हुआ, ऑलरेडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, ऊपर से 10 साल लड़ाई हो रही थी, काफी फौजी मारे गए थे। कहते हैं कि 25 से 35 हजार के बीच में फौजी मारे गए, काफी हजार घायल हुए। तो सोवियत यूनियन को भी लगा कि भाई बस सब बहुत हो गया, हम कितना सपोर्ट करें। अच्छा, ये 10 साल में वो कैप्चर काबुल नहीं पहुंच पाए थे। काबुल जो है वो कैपिटल अफगानिस्तान की, जो कोई भी मुजाहिदीन ग्रुप काबुल नहीं पहुंच पाया था। काबुल के 150-200 किलोमीटर के अंदर पहुंचे थे, हमले वगैरह करते रहते थे अलग अलग शहरों पे।
कभी किसी ने कब्जा कर लिया, कभी किसी ने कब्जा कर लिया, और कई बार मुजाहिदीन कमांडर लोग आपस में भी लड़ते रहते थे एक दूसरे के खिलाफ। और इसमें भी आपको एक बात बता दूं कि जो गुलबुद्दीन हेकमतयार था हिज़्ब इस्लामी वाला, और जो जमात इस्लामी थी अहमद शाह मसूद की, इनकी ये दो सबसे बड़े ग्रुप थे। एक पश्तून था ग्रुप था, एक ताजिक ग्रुप था, और दोनों की एकदम बिल्कुल लड़ाई थी। इनके आपस में भी सिविल वॉर चलती रहती थी, लड़ाइयां चलती रहती थी बीच बीच में टेरिटरी के ऊपर, अरे हमने कब्जा कर लिया, अरे तुमने क्यों हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, तुमने हमारा कमांडर मार दिया, हमने तुम्हारा ये किडनैप कर लिया, पैसे दो, फिरौतियां। तो ये सब भी चलता रहता था, और बाकी मोटा मोटा सब मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ते रहते थे। अब 1989 में जब सोवियत यूनियन को लगा कि बस यार बहुत हो गया, हम कितना लड़े, अब नहीं लड़ पा रहे। और दोस्तों एक रीजन मैं आपको ये भी बताऊं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर्स कहते हैं। उसका एक रीजन है कहने का ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर्स, कि प्रेजेंट टाइम में, पुरानी हिस्ट्री तो छोड़ दीजिए, वैसे अफगानिस्तान की तो हिस्ट्री आप कितने मतलब 1000 का 3000 साल पहले इसकी उठा के देख लीजिए, वहां के लोग कुछ और कर नहीं लड़ ही रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में इन्होंने ब्रिटिश अंपायर को हराया 3 बार, जब इंडिया में बैठा था ब्रिटिश अंपायर 19th सेंचुरी में। 20वीं सेंचुरी में इन्होंने सोवियत यूनियन को हराया, उस समय ब्रिटिश अंपायर सबसे बड़ी पावर, सुपर पावर थी, उसे हराया। 20th सेंचुरी में सोवियत यूनियन को हराया, वो जबकि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सुपर पावर थी। और अब 2021 में आपको पता अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया, 20 साल की लड़ाई के बाद अमेरिका को भी हराया। तो ऐसे ही उसे ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर्स नहीं कहते। अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है कि जहां पर आके बैठ जाना आसान है, पर बैठ के कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। आज तक कोई नहीं कर पाया। जब जिस देश के गरीबों ने और ऐसे लोगों ने कि जो एडवांस नहीं है, पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड है, गरीब देश है, जिन्होंने दुनिया की उस समय की प्रेजेंट टाइम की सबसे बड़ी 3 सुपर पावर को हराया, तो कोई तो बात होगी। एक वहां का टेरेन ऐसा है, पहाड़ियां ही, पूरा पहाड़ों का इलाका है पूरा, और फिर ऊपर से वहां के लोग ऐसे हैं जो लड़ ही रहे हैं, जो मतलब अभी भी अफगानिस्तान के आप लोगों को देख लीजिए, वो तो 1973 से लेकर 2024 हो गया, 51 साल से लड़ ही रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे। 10 साल सोवियत से लगे, फिर अगर अच्छा फिर बाहर वाला कोई नहीं मिलता लड़ने के लिए, तो फिर आपस में एक दूसरे लड़ने लगते हैं। उन्हें लड़ना ही आता, उन्हें और कुछ आता नहीं है करना, वो तब से लड़ ही रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो कहते हैं कि अरे अमेरिका की बेइज्जती होगी, तो भैया होनी थी। आपने एग्जांपल देख लेते, पहले सोवियत यूनियन का देख लेते, या उससे पहले ब्रिटिश अंपायर का देख लेते, कि भैया क्या हुआ, नहीं टिक पाओगे आप। जाके 1 महीने में बैठ जाओगे काबुल में, पर उसका कंट्रोल कैसे करोगे वहां की जनता को? वहां की जनता किसी के कंट्रोल में नहीं आई आज तक, और उसी का परिणाम अब आज पाकिस्तान आज की डेट में भुगत रहा है। जो रोज पश्तून आते हैं अफगानिस्तान से उतर के, ठोकते हैं पाकिस्तानी फौजियों को और चले जाते हैं वापस, ठीक है ना। इनकी वैसी पंजाबियों की हवा निकल जाती है, पाकिस्तानी पंजाबी को देख के जब आते हैं 6.5 फुट के पठान बंदूकें लेके। खैर एनीवे, अफगानिस्तान पे ही बात रखते हैं। तो 1989 में सोवियत यूनियन ने विड्रॉ कर लिया। अब जब सोवियत यूनियन ने विड्रॉ करा, तो सब एकदम, अमेरिका ने तो पूरा पब्लिक में दुनिया को बताया कि देखिए हमने कम्युनिज्म के खिलाफ कितनी बड़ी जंग जीत ली, ये फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई जीत ली। पाकिस्तान भी खुश हो गया, पूरा क्रेडिट लेने लगा, देखिए हमारी मदद से जीते, अगर हम मदद नहीं करते, इनके रिफ्यूजी नहीं लेते, मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग नहीं देते, तो सोवियत यूनियन को हम हरा नहीं पाते। अब उसमें वो क्रेडिट ये भी लेते हैं कि देखिए जी हमने सोवियत यूनियन को हराया था, 2 साल बाद सोवियत यूनियन टूट गया। वो अलग टॉपिक है, खैर उसका वो रीजन नहीं है, वन ऑफ द रीजन में भी कह सकते हैं, बट इकलौता वो रीजन नहीं है कि वो सोवियत यूनियन टूटा। अच्छा खैर एनीवे, एक बात आपको पॉइंट और बता दें कि जब ये जिहाद, जैसे मैंने आपको बताया कि डिक्लेयर हो गया, तो अरब फाइटर्स भी दुनिया भर से आ रहे थे। तो एक बहुत पैसे वाला आदमी सऊदी अरेबिया से भी आया था यहां जिहाद लड़ने के लिए, उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। तो वो भी अफगानिस्तान में आया था। एक और आया था जो फिलिस्तीन से आया था, अब्दुल्ला आजम, जो कि ओसामा बिन लादेन का मेंटर था, जिसने बेसिकली मुस्लिम ब्रदरहुड का एक, जिसे कहते हैं कि बहुत एक रिवर्ड फिगर माना जाता है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे आपको मालूम है दुनिया भर में फैली हुई है। तो अब्दुल्ला आजम है, वो पैलेस्टीनियन था और वो भी वहां आया था। और ऐसे बेसिकली दुनिया भर के देशों से पहुंचे हुए थे, सऊदी, कतर, बहरीन, मोरक्को, अल्जीरिया, सोमालिया, सूडान, पाकिस्तान से तो पठान जा ही रहे थे। सेंट्रल एशियन जो थे वो ताजिक वाजिक वगैरह वो भी लड़ रहे थे। तो मतलब दुनिया भर से सारे मुस्लिम कंट्रीज से लोग पहुंचे हुए थे लड़ने के लिए। अच्छा, जब 1989 में लड़ाई हुई खत्म और सोवियत यूनियन ने विड्रॉ करा, उस समय तक प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह बन गया था, प्रेसिडेंट जो बन गया था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का काबुल में, अफगानिस्तान में। सबको लगा, अमेरिका ने तो बोला कि भाई देखिए हमने जिता दिया। अब अमेरिका ने उसके बाद कहा कि हमारा काम हो गया खत्म, हमने यहाँ सोवियत यूनियन को हरा दिया, हमने इनसे अपने वियतनाम का बदला ले लिया। क्योंकि जो 20 साल अमेरिका उससे पहले वियतनाम में हारा था, वो सोवियत ने मदद करी थी ना, वियतकॉन्ग की जो कम्युनिस्ट जो लड़ रहे थे अमेरिका से, और साउथ वियतनाम की जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी जो अमेरिकन बैक थी, तो उनको बड़ी खार थी अमेरिकन को कि इन्होंने हमें वियतनाम में हराया, इतने बेइज्जती करवा के, इतने सोल्जर्स मरवा के, तो हमने अपने वियतनाम का बदला सोवियत वालों से ले लिया। अच्छा, सोवियत यूनियन चला गया, सोवियत यूनियन ने अपनी फौज वहां से निकाल ली, पर फंडिंग वगैरह रखी, हथियार वगैरह भेजता रहता था नजीबुल्लाह की सरकार को, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी।
अब क्या हुआ, जब 89 में गया तो अमेरिका ने अपना पलड़ा झाड़ा। अमेरिका का ये काम यही है, जाता है, आग लगवाता है, माचिस जलाता है, उसका कहता है जयराम जी की मेरा काम हो गया, चलते बनो। अमेरिका का काम खत्म, सीआईए आई है वहां से खाली होके 89 के एंड, मतलब 89 एंड अर्ली 90s में निकल ली वहां से। अब बचा इकलौता पाकिस्तान। उन्होंने दे दिया कि भैया तुम्हें जो मर्जी करना है करो, इन मुजाहिदीनों की आपस में बिठा के सुलह उलह करवाओ, इनकी कोई सरकार बना के इन्हें काबुल में बिठा दो। अब तो नजीबुल्ला जो है प्रेसिडेंट, वो तो सोवियत यूनियन की मदद के बिना टिक ही नहीं पाएगा। अच्छा, अब पाकिस्तान ने कहा ठीक है, फिर पाकिस्तान ने एक बनाई इनकी गवर्नमेंट मुजाहिदीनों की। अब उसमें इन्होंने कहा कि भाई हम डिक्लेयर, उन्होंने मुजाहिदीनों ने आपस में बैठ के डिक्लेयर करा गया कि हम ये अहमद शाह मसूद और बुरहानुद्दीन रब्बानी है, इन्हें लीडर बनाएंगे, और ये प्रेसिडेंट रहेगा बुरहानुद्दीन रब्बानी, प्राइम मिनिस्टर रहेगा गुलबुद्दीन हेकमतयार। तो गुलबुद्दीन हेकमतयार, जैसा मैंने आपको बताया, सबसे रेडिकल था, उसने मना कर दिया, ऐसी की तैसी, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं तो अपने आप लड़ूंगा। तो जैसे ही 89 में जब सोवियत यूनियन ने विड्रॉ करा, तो मुजाहिदीन अलग अलग ग्रुप्स थे, उन्होंने काबुल पे हमला करने की कोशिश करी अफगान गवर्नमेंट से लड़ने के लिए, और इनके हिजब इस्लामी और जमात इस्लामी के बीच में आपस में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। और 89 के बाद जो 96 तक बेड़ा गर्क रहा अफगानिस्तान का, वो बहुत ही भयंकर बेड़ा गर्क रहा था। आपस में भयंकर सिविल वॉर चालू हो गई, माराकाटी करनी चालू हो गई। अब ये 89 से लेकर 92 तक सिविल वॉर चलती रही, गवर्नमेंट से भी लड़ रहे थे, आपस में भी लड़ रहे थे। फिर 92 में अहमद शाह मसूद ने कैप्चर करा काबुल को, सबसे पहली बार किसी मुजाहिदीन ने ग्रुप ने कैप्चर करा। वो जमात इस्लामी जो अहमद शाह मसूद की थी, कैप्चर करा, प्रेसिडेंट बुरहानुद्दीन रब्बानी को बनाया, अहमद शाह मसूद बना डिफेंस मिनिस्टर। अब उस समय यह था कि काबुल कैप्चर करने का मतलब ये नहीं है कि पूरे देश पे कैप्चर हो गया। बुरहानुद्दीन रब्बानी और ये जो थे, ये लोग काबुल पे आ गए थे, पर गुलबुद्दीन हेकमतयार वगैरह जो इनसे लड़ रहे थे, वो रोज काबुल पे रॉकेट मार मार के मारते थे कि सिविलियन को भी मारे, फौज को भी मारे। अब इसका हम ये 92 तक की हिस्ट्री आ गई। इसके बाद की हिस्ट्री हम करेंगे पार्ट 2 में। इस वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद।